चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपका टेस्ट हुआ था। देखिए, कुछ लोगों ने तो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एकदम ज़बरदस्त था, एकदम दो राय नहीं है। एक बच्ची है हमारी अंशिका केशरी, एकदम हमें लगता है वो हमारे वर्क को 100% जस्टिफाई करती है। जो भी किया था कोई सवाल उसका गलत नहीं था, 100% अपनी एक्यूरेसी के साथ उसने काम किया था। दैट्स अ टॉप वन मोस्ट, सबसे बढ़िया किया था। जो भी सवाल उसने किए थे मैक्सिमम आप क्वेश्चन सही थे। जो कन्फ्यूजन इसके आज होंगे वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसके बाद अपना अनुज है, उसने भी अच्छा किया था। बाकी हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि इसने अच्छा किया था। पेपर बहुत अच्छा था, इसमें दो राय नहीं थी। हाँ, पेपर आपके लेवल से था, आपके लेवल की प्रैक्टिस का भी कंटेंट था। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोले कि सर हमने इतना किया था लेकिन हमने भेजा नहीं। अभी भेजा क्यों नहीं? हैं, कमाल करते हो। चलो, 35 क्वेश्चन, क्या 34 थे? आइए 34 मिनट में हम आपके पेपर का डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमें डिस्कशन करना है, अगर खुद को सॉल्व करना होता तो सारा 12 या 13 मिनट का काम था। 34 मिनट में आपका पेपर डिस्कस करता हूँ, देखते रहिएगा। पहला सवाल था, करेक्ट चित्रानुसार एक वर्ग ABCD है, यहाँ प्लस क्यू रखा था, यहाँ प्लस क्यू रखा था। हमने थोड़ा मॉडिफाई किया था, यहाँ +2Q रखा था, यहाँ भी +2Q रखा था। और प्रश्न आपसे पूछा था केंद्र O पर रखे आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ कोई भी आवेश रखा गया होता तो जितना बल इसके कारण इस पर इधर को लगता उतना बल इसके कारण इधर को लगता, जितना बल इसके कारण इधर को लगता उतना ही सेम बल इसके कारण इधर को लगता। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, आपका आंसर होता 0। पहले वाले का आंसर था A। पहला सवाल खत्म। दूसरा सवाल था 3 विद्युत आवेश 4Q कैपिटल Q स्मॉल Q। सुनिएगा, 4Q कैपिटल Q स्मॉल Q। एक सरल रेखा में एक 0 पर रखा है, एक L/2 पर रखा है, एक L पर रखा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, तो ये भी L/2 हो गया। सवाल उठाया है स्मॉल Q पर परिणामी बल शून्य है। देखो, इसके कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है, लेकिन भी इसका साइन डिसाइड नहीं है। तो पक्का है अगर परिणामी शून्य लगना है, जिसको मैंने कूलॉम्स लॉ पढ़ाया हो, याद कर ले मेरा कूलॉम लॉ। ये पॉजिटिव चार्ज था, अगर ये सॉरी ये तो पॉजिटिव है ही, लेकिन अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये खींचने का काम नहीं करेगा। यानी एक बात पक्की है कि जो स्मॉल Q की वैल्यू है, कैपिटल Q की वैल्यू, वो नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव के ऑप्शन हमारे पास 3 है, इसलिए सॉल्व करना वो उत्तम विकल्प है। तो चलो शुरू करते हैं। इसके कारण इस पर लगने वाला बल K 4Q स्मॉल Q अपान L²। अब ये भाई साहब अपनी तरफ इसको खींचते नहीं तो परिणामी ज़िंदगी में कभी 0 नहीं होता। कैपिटल Q स्मॉल Q अपान L²/4। टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ। वीडियो बनाएंगे क्या आप? उस वाले में बना डालिए वहाँ जा कर के। तो अब हमें अगर कैपिटल स्मॉल Q किसी ने हमसे मांगा था, कैपिटल Q किसी ने मांगा होता तो वो इस मैग्नीट्यूड में Q के बराबर होता, लेकिन हमको तो पता है ये नेगेटिव होना चाहिए, नहीं तो ये खींचता ही नहीं इसको। भाई ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन लगेगा ही, लेकिन तो खींचता है इसे, बिना खींचे तो काम होता नहीं। दैट्स ऑल। ये भी सवाल हो गया, यानी इसका आंसर होता A। 2 का आंसर होता A। इसके बाद एक बढ़िया सा सवाल हमने दिया था, एकदम प्रीमियम रेंज का सवाल था। ये सवाल उसी क्वेश्चन की कॉपी था जो आपको मैंने बहुत टफ मॉड में बताया है, वो 2 सरकंडे की गोली वाला। तो सरकंडे की गोली ले गई तेल लेने, L मीटर लंबी 2 रस्सियाँ थीं, इनमें कुछ वजन बंधे थे, पहले भी बांधे गए थे। इनके पास कुछ आवेश भी थे, कैपिटल Q। बोला एक ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ ग्रेविटी नहीं है, यानी अनंत आकाश में ले जाया गया है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो mg नीचे को काम करेगा ही नहीं। अगर mg नीचे को काम करेगा नहीं तो प्रतिकर्षण के कारण दोनों ऐसे हवा में टंग जाएंगे ऐसे। तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा वही तो हमारा डोरी का तनाव होगा। तो प्रतिकर्षण बल जो लगे वो 1/4πε0 कैपिटल Q अपान 2L का होल स्क्वायर। हाँ, डिस्टेंस तो 2L हो जाती, तो हमारे पास आंसर 8 डिग्री हो जाती 180, और फोर्स का जो आंसर आता 1/4πε। 180 वाले 2 ऑप्शन हैं, मेरे ख्याल से जो सही आंसर होता वो A वाला होता, क्योंकि 2L का होल स्क्वायर, उसी में नीचे 2L² लिखा हुआ है। तो तीसरे का भी आंसर हमारा पहला ही होता, आल्सो करेक्ट। देख रहे हैं, आगे हमारा सवाल नेक्स्ट था। 2 मिनट में कुछ करना नहीं था, बहुत बड़ा एफर्ट नहीं लगाना था।
क्वेश्चन नंबर 4 था। मैंने कहा 35 सवाल है, सब 35 मिनट लगाऊंगा आपके लिए, 35 मिनट वीडियो बना दूंगा डिस्कस करके, और 3 घंटे तुम स्वरों को दिए थे, हमने 3 घंटे दिए थे। अगला सवाल, 2 समान गोले जिन पर प्लस क्यू का आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू का आवेश है। थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दे इसको। प्लस क्यू और माइनस क्यू का आवेश है, कुछ दूरी पर रखें, उनके बीच एक एफ बल कार्य करता है। दोनों गोलों के बीचों बीच एक प्लस क्यू आवेश का एक गोला रखा जाए, उस पर कार्य करने वाले बल के मान और दिशा। क्या सवाल था, एकदम झंडू बाम सवाल था, कोई अर्थ नहीं था। ऐसे सवालों को प्रैक्टिस में कितना कराया है, इनको भी ना कर पाए। सोचो, जब प्लस क्यू थे, इनके बीच की दूरी आर थी, तो इनके बीच लगने वाला बल एफ था, तो एफ बराबर स्मॉल क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। एक तीसरा गोला बीचों बीच रखा गया, उसके पास भी जो आवेश था वो प्लस क्यू था। कह रहा इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल बताओ। तो प्लस में एक रिपल्सन लगता जिसका नाम F1 होता, और वो होता स्मॉल क्यू अपान r/2 का स्क्वायर, तो r²/4। इस निगेटिव पॉजिटिव में भी एक अट्रैक्शन का कार्यक्रम होता, स्मॉल क्यू स्क्वायर अपान r²/4। दोनों फोर्स को अगर हम जोड़ते तो 4 और 4 8 होते। नेट फोर्स निकालने जाते तो KQ² अपान r², 4 + 4 8, दोनों जोड़ना ही पड़ता। तो आपको पता ये वैल्यू F के बराबर थी, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 8F। परिणामी बल निकालने जाते तो 8F और निगेटिव QQ, और एक आंसर होता 8F - QQ। चौथा नंबर क्वेश्चन है आंसर में 8F और -QQ, और 5वां क्वेश्चन होता हमारे पास। अच्छा, प्रीमियम रेंज का सवाल था, जो करा वो अच्छा बच्चा होगा। करा कैपिटल क्यू के 2 भाग करें, एक आवेश था कैपिटल क्यू, इसके 2 भाग करें, एक स्मॉल क्यू और एक कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। प्रश्न में बोल दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। करे रखने पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल अधिकतम होगा, बल का मान मैक्सिमा है, तो इन दूरी को R कह दीजिए। इनके बीच लगने वाले बल को निकालो K, Q1 Q2, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें हल करके नहीं दिखाना है, हमें कम से कम समय में इसका जवाब निकालना है। हमने आपको क्लास 11th में कई बार ऐसा सीन आया जब हमने आपसे कहा कि मैक्सिमा या मिनिमा जब निकालना होता है तो जिस भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो बीच की दूरी R कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, स्मॉल q को ही तुमने माना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन स्मॉल q के रिस्पेक्ट में करें। तो K अपान R² तो एज ए कांस्टेंट हो गया है, स्मॉल q कैपिटल Q, डिफ्रेंशिएशन स्मॉल q के रिस्पेक्ट में करूँगा तो कैपिटल Q एज ए कांस्टेंट, और Q² हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई जाके, Q² का डिफ्रेंशिएशन 2Q। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो अगला स्टेप मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का क्लास 11th में 1-2 जगह मैंने सिखाया है कि जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं, क्लास 12th में एक चैप्टर है मैथ में, जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं उसे 0 के बराबर करते हैं। जैसे 0 के बराबर किया तो ये गया स्वाहा, हमारे पास बचा कैपिटल Q माइनस 2Q = 0। तो Q की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो कैपिटल Q/2, कैपिटल Q/2। तो उसने पूछा था कैपिटल Q अपान स्मॉल q का मान, कैपिटल Q अपान स्मॉल q, तो कैपिटल Q की जगह कैपिटल Q रहता, स्मॉल q की जगह पर कैपिटल Q/2 करता। तो कैपिटल Q अपान स्मॉल q का अगर मैं रेशियो निकालने जाता तो ये आंसर होता 2, यानी 5 का आंसर होता A, 5 का आंसर होता A। बस सॉल्व करना है आपको, बेवजह बात नहीं करनी है। कहीं तो ओरल लग जाता है, कहीं बीच बीच में अच्छे सवाल हमने यहाँ डाले थे जो इनका कंसेप्ट थोड़ा अपर लेवल का था, या IIT का पूछा हुआ पुराना सवाल था, उसको हमने डिस्कस किया था। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है, 3 आवेश A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, चार्ज की नोटेशन का ख्याल रखिएगा ज़रूर। यहाँ पर जो चार्ज था वो प्लस का Q था, यहाँ का चार्ज माइनस Q था, यहाँ का चार्ज प्लस Q था, और ये सारी डिस्टेंसेस A और A थी। A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। आवेशानुसार अनुभव किया गया बल BC के लंबवत दिशा में होगा। अब देखिए, जो प्रश्न पूछा था मोस्ट आप लोगों ने उस प्रश्न को समझा ही नहीं था। बात ये थी, उसने पूछा था A पर लगने वाला बल BC की लंब दिशा में कितना, BC A पर लगने वाले आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल BC के लंबवत दिशा में कितना होगा, ये पूछा था। तो सुनो, पहले तो A पर अनुभव करने वाले बल के बारे में बात करें तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्शन का होगा, ये पॉजिटिव है तो ये रिपल्सन का होगा। समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल 120 है, तो परिणामी बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, और बीचों बीच जाएगा तो अगर ये 60 है तो ये 60 होगा।
यानी परिणामी जो भी बल होगा वो बिल्कुल ऐसे जाएगा। तो BC के समांतर परिणामी आएगा, लेकिन BC अगर इसका कोई घटक, अगर देखिए अगर ये वेक्टर किसी एंगल पर होता तो घटक तोड़ता तो बात समझ में आती लंबवत होने की, लेकिन इसका तो घटक ही नहीं टूट सकता क्योंकि ये तो स्ट्रेट है। तो ये जो बल परिणामी आया वो BC के समांतर आया है, लंबवत नहीं आया। तो BC के लंबवत इसका कंपोनेंट शून्य कहा जाएगा। इसका आंसर होता C, छठवें का आंसर होता C। क्यों? जो परिणामी बल आया है वो BC के समांतर है, लेकिन अगर ये परिणामी बल की दिशा एक ऐसे कहीं घूमी होती तो इसका घटक में तोड़ देता, और घटक का जो y कंपोनेंट होता वो इसके ऊपर लंब, अगर कोई आंसर मैच करता, अगर वो सिचुएशन होती तो लंब वाला इसका आंसर हो। लेकिन मेरा परिणामी बल तो बेचारा ऐसे एकदम सीधा हो गया, तो सीधा हो गया तो इसके तो घटक टूटने नहीं है, और वो सीधा वेक्टर बता रहा है कि वो इसके पैरेलल, तो उसने पूछा था लंबवत और है वो पैरेलल, तो लंबवत घटक इसका शून्य नहीं होगा। आंसर 7 का बढ़िया था, करे ए लंबा है। अब देखो कुछ लोगों ने इतने गधे हैं कि लगाए सवाल जिसका आंसर भी हमने याद कराया था, 4 अटेम्प्ट लगाया था, उसको साला आज फिर गलत कर दिया। इतने सुअर हैं। ये वर्ग वाला सवाल आप जाके देखिए, जिस दिन कूलॉम शुरू करता हूँ सबसे पहले दिन इसी सवाल को करता हूँ। तमाम ऐसे गधाओं ने इस सवाल का आंसर ऐसे जैसे तुक्काबाजी नहीं होता है वो किया है सुअरों ने, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव सवाल में एक्सक्यूज नहीं होता ना। आपका आंसर मांगा गया था, आपका क्या सोल्यूशन था आई डोंट नो, आंसर मांगा गया था, आंसर गलत तो आपका सवाल गलत। प्लस प्लस में रिपल्सन, प्लस प्लस में रिपल्सन, प्लस प्लस में रिपल्सन, और परिणामी बल हमने हल करके निकाला था खूब, 1/4πε0 Q² या R² जो भी था हमारे पास आया था √2 + 1/2। ये मेरा आंसर था √2 + 1/2, √2 + 1/2। ये मेरा ओरिजिनल जो मैंने सॉल्व किया था उसका आंसर था। आंसर तो सबको याद ही होना चाहिए था। 2 LCM होता तो यहाँ 2√2 + 1, 2√2 + 1। तो मेरा जवाब इसका C था। कुछ लोगों ने इसका जवाब मार दिया झम से D। देखा, अरे गधा हो, एक में √2 आया था, एक में 1/2 आया था। √2 इन दोनों का परिणामी, 1/2 ये बीच वाला आया था। ये मेरा आंसर था, इसको सॉल्व करके रिफॉर्म करना था 7 नंबर क्वेश्चन का। कुछ लोगों ने आंसर ही उलट पलट दिया। सही आंसर था इसका C, मार दिया D। तो करोगे तो उसको, जबकि तुम्हें आता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल करने की तमीज़ नहीं होगी, कंपटीशन ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्या सवाल दिया था? V = 4x², और आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने रिलेशन बताया था माइनस, क्योंकि x ही का इक्वेशन है, -dV/dx। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस इधर बाहर आता तो -8x। x की वैल्यू 1 गिवन है तो -8, तो -8 यानी 8 जो आता वो ऋणात्मक x में आता, यानी 8वें का आंसर A सही होता। अगर किसी की कॉपी में सही हो और उसके नंबर प्रॉपर एप्रोप्रिएट ना हो तो एक बार रीचेक करके अपनी कॉपी अपने सही सवालों को मिला लेना, जितने तुमने गलत किए उनको क्रॉस कर देना, और जितने सही है उनको 4 से गुणा कर देना, जितने गलत हैं उसमें से टोटल स्कोर में माइनस कर देना, और आंसर अगर डिसमैच हो तो हमें बता देना। 8वें का A। 9वां देखना था। देखो क्या सवाल दिया था, तमाम लोगों ने इससे ही नहीं किया। इसमें भी कन्फ्यूजन था बहुत लोगों को। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। तुमको पता है A के पास में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डेंस है, B के पास में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेयर है। हमने कहा था जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स घनी होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेयर होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो इसका जवाब ऑब्वियस था EA > EB। EA > EB इसका जवाब ही था, और कुछ सोचना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 था। 25 और 36 इनके बीच की दूरी 11 है। लोगों ने ऐसे कुछ ने तुक्के मार दिए ऐसे कि कुछ भी लिख दो। एक मोनिका है, ये पता नहीं हवा में पढ़ाई करती है क्या ये लड़की। हवा में पढ़ाई करने से बेटा काम नहीं बनेगा। इनके बीच की दूरी 11 है। बोला कहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो कह दो यहाँ शून्य होगा। हमें पता ही नहीं है, तो जहाँ शून्य होगा वहाँ पर परीक्षण आवेश रख दो। प्लस प्लस में रिपल्सन लगेगा, प्लस प्लस में रिपल्सन लगेगा। 1 से E1 पैदा होगा, 1 से E2। जो E1 पैदा होगा KQ/x², उसका हो जाएगा KQ की जगह 36/11 - x का होल स्क्वायर। और कुछ पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि यूनिट कॉमन कंपेयर करना है, इसे यूनिट का कोई चक्कर नहीं, वर्गमूल लेना पड़ेगा। 36 का 6, 11 - x, 25 का 5, केवल x, 6x = 55 - 5x, 6 × 5 = 11x = 55। तो x = 5, x = 5 तो 25 वाले से 5 एक कोई आंसर होगा, 25 वाले से 5 या 36 वाले से 6।
25 वाले से 5, इसका आंसर ए ही मैच कर जाता, ख़त्म काम। अगला सवाल था 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के 2 गोले ए और बी को, जिनको 80 और 40 के चार्ज दिए गए हैं, दोनों गोलों को पतले तार से जोड़ा गया है। दूसरे गोले पर कितना, एक गोले से दूसरे पर कितना आवेश जाएगा। डिटेल वाला सवाल था कैपेसिटर के चैप्टर में, इसकी खूब मैंने डिटेलिंग की थी, खूब दिल से बताया था। इसको भी लोगों ने टच नहीं किया या गलत किया। बताया था चाहे जो कुछ मामला बन जाए, एक की रेडियस 4 है, दूसरे की रेडियस 6, एक को 80 दिया है, दूसरे को 40 दिया है आवेश। तो हमने कहा तार से जोड़ने का मामला है, पूरी ज़िंदगी खत्म कर देना, तूफानी कैलकुलेशन करना, Q1 + Q2 अपान C1 + C2, कॉमन पोटेंशियल निकाले बिना सवाल नहीं बनेगा। Q1 + Q2 80 40 120 अपान C1 + C2 6 4 10 6 4 10। ये माइक्रो कूलम थे 10⁻⁻⁶। Q1 + Q2 अपान C1 + C2, सॉरी C1 की जगह 4πε0 कॉमन आएगा दोनों में, R1 + R2 यानी 10 सेंटीमीटर बना देना। यह था दोनों का कॉमन पोटेंशियल। अब आगे जब कॉमन पोटेंशियल निकल जाता, मैंने कहा था इसका नया चार्ज पता करें, तो Q1 डैश बराबर C1V, तो C की जगह पर हो जाता 4πε0, इसकी रेडियस 4 सेंटी का बना देते मीटर। V की जगह पर लिखते 120 × 10⁻⁻6 अपान 4πε, 10 × 10⁻², इसको उड़ा देते, इसको उड़ा देते, इसको इससे उड़ा दे, 12 चौक 48, जो नया आवेश होता वो 48 माइक्रोकूलम। 80 था 48 बचा, इसका मतलब इससे 32 निकल गया है। और क्या, 80 था 48 बचा, मतलब इससे 32 निकल के इसमें चला गया है। तो आंसर है ए से बी की ओर 32। तो ए से बी की ओर, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, ए से बी की ओर 32, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 12 नंबर एक बढ़िया सवाल प्रीमियमनेस थी उसमें, अगर आप हमारी बात सुने होते तो इस सवाल को भी बहुत अच्छे से लगाया होता, क्योंकि ऐसा कोई सवाल आपके पेपर में दिया नहीं गया था जो कुमार मित्तल में प्रैक्टिस में नहीं था। मुझसे लिख लो, इससे 10 गुना ज़्यादा लेवल के सवालों की प्रैक्टिस मैंने दी थी, लेकिन क्या करते हो वो हमें आज पता चला है। 100 वोल्ट के विभवांतर से विरामावस्था से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन अल्फा कण, देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक अल्फा कण है। तुमको पता है संवेगों के बारे में बात किया, संवेग का संबंध गति ऊर्जा से क्लास 11th में था 2km, और गतिज ऊर्जा कार्य होती है, कार्य बराबर VQ, क्योंकि वोल्टेज का मामला था VQ। तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को Q कह देंगे। वोल्टेज हमने V 100 वोल्ट से विभवांतर किया है, इलेक्ट्रॉन को आवेशित किया, इलेक्ट्रॉन के आवेश को Q, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर यही मामला अगर अल्फा पार्टिकल का होता तो 2 रहता, गति ऊर्जा की जगह V और Q आता, क्योंकि वोल्टेज सेम है 100 वोल्ट से। अल्फा भी एक्सेलरेटर है, लेकिन अल्फा का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है। न्यूमेरिकली इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻⁻19, प्रोटॉन का 3.2 10⁻⁻19, तो दुगना होता है, तो Q की जगह दुगना। लेकिन मास आप प्रोटॉन लिख देना यहाँ, क्योंकि आंसर मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्वेश्चन UPT और IIT दोनों ने पूछा है। पहले आपको P1 P2 के रेशियो चाहिए होते, P काट देते, V काट देते, Q काट देते। जब आंसर देखो कोई मैच कर रहा होगा, Me/2mP, Me/2m अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल था ना, कोई सा आंसर था कि Me/2m अल्फा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 12वें का आंसर डी होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता। इस सवाल को भी लोग समझ ही नहीं पाए लिखा क्या है, लगाना तो बहुत दूर की बात है, समझ ही नहीं पाए लिखा क्या है। इसने पूछा था कि इस त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 आवेश रखे हैं, सभी समान हैं, Q Q Q। बिंदु M इज़ द मिड पॉइंट। M पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो किसके कारण से होगा, किसके कारण से होगा, मतलब कौन सा सही आंसर होगा। तुमको पता है इस आवेश के कारण यहाँ पर जितना वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा, इसके कारण यहाँ पर पैदा होगा, तो ये तो दोनों खत्म कर दें क्योंकि मिड पॉइंट है। अब इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बनेगा, उसकी दिशा जो दिख रही हो इसका नाम 2 था, तो इसी का आंसर 2 देना था। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अरे इसके कारण इस पर लगता खींच जाता, इसके कारण इस पर लगता अपोजिट इक्वल अपोजिट विरोध कर जाते, खत्म हो जाता। इसके कारण तो रिपल्सन का लगता जो 2 नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कह रहा है इन तीनों आवेशों पर रखे हुए, तीनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र वो किसके कारण, उसका कौन सा आंसर सही है, कौन सा डायरेक्शन वेक्टर सही है, तो उसका आंसर होता 2। चलो अगला सवाल बताने नहीं है, वो इधर प्लस रखा है उधर माइनस रखा है, बीचों बीच बिंदु है। तो ये डाइपोल है और डाइपोल की जो निरक्षीय स्थिति में वोल्टेज होता है वो हमेशा शून्य होता है। इसका आंसर होता 0। 15 का आंसर होता 0। मेरे ख्याल से सबका सही था। 16 एक और बढ़िया सवाल था। 16
डिस्कस करने लायक था। एक समखटभुज था, 4 समखटभुज थे। प्रीमियमनेस थी सवाल में, लेकिन सवाल को लोगों ने समझा ही नहीं। 4 समखटभुज थे। कितने अच्छे समखटभुज बन रहे हैं आज हमसे। बहुत रेयर केस होता है कि इतने अच्छे समखटभुज बने हमसे। अब लिखो बिगड़ने लगे, बोल दिया तो बिगड़ने लगे। देखो पहला वाला ऑप्शन ए था, कह रहा है किसके कारण अशून्य, यानी वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, अशून्य लिखिएगा। केंद्र पर अशून्य है, किसके कारण अशून्य है? तो सुनो, पहला ऑप्शन ये था। सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। इसी में IIT ने एक बहुत भयानक सवाल बनाया है, कुमार मित्तल में लिखा है। देखो ये सारे प्लस क्यू हैं, जितना इसके कारण पॉजिटिव रिपल्सन होगा उतना अट्रैक्शन खत्म, जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्सन खत्म, जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्सन खत्म। क्योंकि ये इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। हमें ऐसा जगह ढूंढना है जिसमें 0 नहीं है, जिसमें 0 नहीं है। लेकिन इसको देखना, यहाँ प्लस क्यू, इसके अपोजिट में माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू। सुनो, आमने सामने वाले मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैदा करेंगे, बराबर बराबर खत्म कर देंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। ये इधर रिपल करेगा, वो उधर रिपल करेगा, इनका खत्म हो जाएगा। लेकिन प्लस प्लस में रिपल्सन इधर को होगी, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन इधर को, तो 2E पैदा हो जाएगी। उसी प्रकार का सीन यहाँ होगा, प्लस प्लस में रिपल्सन, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन, यहाँ भी 2E हो जाएगा। ये 2E 120 डिग्री के एंगल पर आ जाएंगे, आंसर 2E आ जाएगा। यानी ये वो ऑप्शन है जहाँ पर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ आएगी। अब आप तसल्ली के लिए चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर इसी सीम में है, उसका आंसर यहाँ भी, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। दिखाऊं तुम्हें? अगर तसल्ली ना नहीं तो तुम चेक कर लेना। यही इसका आंसर था, आंसर इज द बी इज द करेक्ट, यानी 2 नंबर सही आंसर था। यानी इस वाली पिक्चर में अशून्य वैद्युत क्षेत्र होगा, बाकी इसमें शून्य आएगा। इसको भी उसी मेथड से चेक करना, इसको भी मेथड से चेक करना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, बता दूंगा। इसका आंसर 2 सही था, यानी बी सही होता। 2 बी में आंसर भी 2 है। क्वेश्चन नंबर 17 था। अब देखिए, ये एक सवाल था, मुझे आज समझ नहीं आया इस सवाल को बच्चों ने क्यों गलत किया था, या कहीं ने किया ही नहीं था। बोले कुछ नहीं वो समझ आ रहा था उसमें। सुनना, क्या सवाल था, पहले सवाल को समझो। कह रहा है एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू L दूरी पर रखे, आवेश प्लस क्यू को B पर स्थिर रखा है, और इसको ऐसा ले गए हैं, ऐसी जगह ले गए हैं कि अगर इन सबको मिलाते तो यल भुजा का समबाहु त्रिभुज बनता। इसको ऐसे उठा ले गए आप। बोला इसको यहाँ से यहाँ तक उठा ले जाने में कितना कार्य हुआ। तो ए मालिक, जब ये यहाँ बैठा था तो ऊर्जा निकाल लेते U इनिशियल। U इनिशियल होता 1/4πε0 स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू नेगेटिव में आता अपान यल। लेकिन ये उठ के यहाँ चला गया है, तो अब ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया है, समबाहु त्रिभुज बना, तो फिर एक ही निकाय तो बनेगा। तो अंतिम ऊर्जा अगर मैं निकालता तो -K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान यल। U इनिशियल पता है, U फाइनल पता है, डेल्टा U ही मेरा वर्क डन होता है। मैं बचपन से बता रहा हूँ आपको, ऊर्जा में परिवर्तन ही किया गया कार्य होती है। आंसर होता 0, आंसर होता 0, आंसर होता 0। बढ़िया सवाल था, जो तुम्हारी थिंकिंग लेवल के बियॉन्ड था। क्वेश्चन नंबर 18, 4 आवेशों Q + 2Q 3Q और 4Q एक वर्ग के 4 कोनों ABCD पर रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर क्षेत्र की दिशा किसके अनुदिश होगी? अब लो, क्या सवाल था हमें नहीं समझ आया कि आप लोगों ने इसको ट्राई क्यों नहीं किया। 4Q 3Q Q और 2Q, इनका नाम दिया है क्रम से A B C D। देखो, Q से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम केंद्र पर पूछा गया तो उसको E कह देंगे। 2Q वाली बाई डिफ़ॉल्ट 2E हो जाएगी, 3Q वाली 3E हो जाएगी, 4Q वाली 4E। माने Q से जितनी पैदा होगी उसका नाम E दिया, तो 2Q वाली डबल, 3Q वाली ट्रिपल और 4Q वाली क्वाड्रपल हो जाएगी। तो सुनो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो प्लस प्लस में बाबू रिपल्सन लगेगा, पहले वाले का नाम E होगा। इसका अपोज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3E लगेगा।
प्लस प्लस में इधर की तरफ 2e लगेगा, हाँ क्योंकि डबल क्यू है ना, और प्लस प्लस में क्योंकि डिस्चार्ज रखे होगे 4e लगेगा, 4q है ना। अब ये e इस 3e से खवा जाएगा, बचेगा इधर की तरफ 2e, इस 4e को 2e हटवा देगा, बचेगा इधर की तरफ 2e और 2e का जो परिणामी होगा बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा और आंसर 2e√2 होगा, 2√2e। और आपसे पूछता है डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये DA के पैरेलल है या BC के CB के पैरेलल, कोई ऑप्शन देना था, कह रहा किसके अनुदिश, अनुदिश का मतलब पैरेललिटी होता है, तो आंसर DA भी सही हो सकता है, आंसर CB भी सही हो सकता है। तो उसमें DA कोई आंसर नहीं, लेकिन CB एक आंसर है, B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, एक बढ़िया सवाल हमने प्लान आउट किया। क्वेश्चन में पूछा था कि एक ये बंद पृष्ठ है, यहाँ +Q1 यहाँ -Q1 और बाहर एक +Q2 चार्ज रखा है सरफेस पर, तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है। तुमको पता है कि अंदर का फ्लक्स 0 तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। अरे भाई फाई बराबर EA cos थीटा होता है, जब फाई ए 0 है तो E तो अपने आप 0 हो जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस, गॉस की प्रमेय कहती है अंदर के कारण, अंदर के दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। लेकिन जो ये +Q आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर यहाँ बैठा हुआ था, ये अपनी विद्युत क्षेत्र, इस आवेश जो +Q इसके पृष्ठ पर बैठाया गया है वो इसको विद्युत क्षेत्र प्रोवाइड कराए, क्योंकि अगर किसी गोले को आप आवेश देते हो तो पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके कारण सेंटर पर सब जगह तो 0 होती है, अंदर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर होता Q के कारण, आंसर होता Q2 के कारण, इसका नाम Q2 था, तो A इसका होता है 19 का आंसर A सही होता। इसके बाद 20 पर जाते। अब 20 में देखिए कुछ दिया नहीं था, फर्जी लोगों ने इसे गलत कर दिया। कितना बढ़िया बताया, कह रहा है एक Q आवेश था, उसे घन के केंद्र पर रखा गया है, घन के केंद्र पर। तो कह रहा है किसी एक फलक से तो कुल आवेश होता, कुल फ्लक्स होता इतना, और किसी एक फलक से निकलते तो Q/6 एप्सिलॉन 0। अब Q/6 एप्सिलॉन 0, अब कौन सा आंसर था लोगों ने पता ही नहीं लगाया, समझ ही नहीं पाए कि Q/6 एप्सिलॉन 0। तो हर एक में ऊपर L दिख रहा है, जिसमें से ऊपर का L नीचे का L कट जाएगा, वही काम कर देगा। लेकिन एक बात सुनो, पहले उसने पूरी बात करवाई, तुम लोग उसे समझ ही नहीं पाए, आंसर को लेकर के पसोवेशन बना रहा कि यार ये क्या लिखा है। सुनो तो सुनाता हूँ, Q/6 एप्सिलॉन नॉट था इसका सही आंसर। तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट किसके लिए सही आंसर था, वो ऑप्शन मैच कराना बहुत ज़रूरी था। करेक्ट, Q आवेश का घन केंद्र पर रखा गया है, किसी भी फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। तो पहला आंसर चेक कर लेते, 4πQ/6 4π एप्सिलॉन नॉट। अबे आंसरवा देखे होते 4π कट जाता, पहले वाला तुम्हारा मैच हो जाता ना, लेकिन तुम क्या हो बकलोल। ये ऑब्जेक्टिव सवाल इसीलिए बनाए जाते हैं। इसके बाद कह रहे R त्रिज्या का गोला, आयतन में आवेश घनत्व, आयतन में तभी होगा जब गोला ठोस होगा, और ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E∝r होती है, तो प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगी। देखो उसने कहा है x इज लेस देन r, यानी रेडियस से छोटा है, और मैंने इसका डेरिवेशन करवाया है, अंदर किसी भी ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी त्रिज्या के प्रोपोर्शनलिटी यानी दूरी के प्रोपोर्शन में होती है। तो आंसर होता है हमारा C इज़ द करेक्ट आंसर। 21 का आंसर ऑब्जेक्टिव था, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 21 से बाहर निकलते 22 पर जाते। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी D, एरिया A, प्लेटों के मध्य के परावर्तांक की T मोटाई की प्लेट रखी गई। सुअर कहीं की, यहू गलत किए थे तमाम। इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला होता था, मैंने बताया था, ε0A/d-t+t/k। यही सूत्र हमने ड्राइव करके दिया था। जब आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो तो आंसर को केवल फॉर्म चेंज किया गया था, उसमें भी लोगों ने किया नहीं। आप इसका C आंसर देखते जो ऐसे लिखा गया था, ε0A/d-t, फिर यहाँ ब्रैकेट 1-1/k। अब एक गधो, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई ले जाते तो d-t अलग हो जाता और माइनस माइनस प्लस बनता, t/k बन जाता। तो यही इसका आंसर मैच करता C वाला। वो तो फार्मूला था, कोई काम ही नहीं करना था। इसके बाद 23 नंबर सवाल जो आपकी किताब में था, कनेक्टिंग क्वेश्चन था, जो अब बाहर से नहीं आया था। कह रहा है Q आवेश की R बूंदें 8 मिलाकर बनाई गई हैं। बड़ी बूंद के विभव और छोटी बूंद के विभव में अनुपात। तो छोटी बूंद बड़ी बूंद का विभव ऊपर कर दो,
अब बड़ी बूंद का विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन, जब 8 बूंदें मिलती तो 8 क्यू आवेश हो जाता। और आपको पता है 8 बूंदें मिलने से बड़ी बूंद की त्रिज्या होती, वो आपको ओरल बता रखा है 2r होती। हाँ, 8 बूंदे को आयतन 8 छोटी बूंदों का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर करेंगे तो r³ बराबर 2r आ जाएगा। और छोटी बूंद के वोल्टेज को हम कह देते V2। इनका रेशियो कंपेयर करना था। छोटी बूंद जब अकेली थी तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r थी। कैलकुलेशन जाते इसका आंसर 4 था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको उन्हीं कंसेप्ट को देकर के भ्रमित किया जाता है, आंसर होता 4(1). तो 23वें का आंसर था बी। इसके बाद 24 नंबर सवाल था, कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की मोटाई T1 और K1 T2 और K2 भरा हुआ है। तो सुनो, हमने आपको डाइलेक्ट्रिक वाला चैप्टर जब वो आंशिक रूप से परावैद्युत भरने वाला कंसेप्ट डिसाइड किया था तो इसका डेरिवेशन दिया था। T1 मोटाई में K1 भरा है और T2 मोटाई में K2 भरा है। आधा आधा का मामला नहीं है, पूरे का मामला नहीं है, लेकिन ओरिजिनल कंसेप्ट करा है वोल्टेज। तो आपको डेरिवेशन जब कराया तो मैंने वोल्टेज की इक्वेशन लिखी थी, कहा था E0 इंटू डी माइनस टी और प्लस E इंटू टी। लेकिन यहाँ हवा है ही नहीं है तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, दूसर की E2 होगी। और पहला वाला T1 मोटाई होगी, दूसरी वाली T2 मोटाई होगी। और E के लिए मैंने कहा था E0/K होता है, तो पहले वाले में करते तो E0/K1 और यहाँ T1। दूसरे के लिए करते E0/K2 और यहाँ होता T2। E0 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाता T1/K1 और T2/K2। जो बच्चा डेरिवेशन किया था उसको ये सवाल लग जाता। सिग्मा = चार्ज अपान एरिया अपान एप्सिलॉन नॉट T1/K1 और प्लस T2/K2। कोई आंसर रहा होगा इसका। Q/A एप्सिलॉन नॉट T1 पहला फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन से बाहर निकलते तो 25 बताते हम आपको। सवाल क्या था जरा आप उस पर नज़र डालिए। कह रहा समांतर प्लेट संधारित्र था, उसकी ऊर्जा W0 और C कैपेसिटेंस C था, तो कुछ किया नहीं था। एक सादा कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C0, एनर्जी W0। अब कह रहा है इसके बीच की पहले चार्ज किया गया, चार्ज करके बैटरी हटाने के बाद यहाँ परावैद्युत भर दिया गया है। कितने का? 5 का। परावैद्युत भर दोगे तो कैपेसिटेंस इमीडिएट 5 गुना हो जाएगा। इनके पिताजी भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन कैपेसिटेंस 5 गुना होते ही आपको बहुत ट्रेनिंग दी है, वोल्टेज अपने आप 1/5 हो जाता, क्योंकि चार्ज करके बैटरी हटा ली गई है, तभी तो आप कैपेसिटर में डायरेक्टली भरोगे। तो कैपेसिटेंस 5 गुना होने का वोल्टेज 1/5 हो जाता। तो सुनो, पहले की ऊर्जा U बराबर होती ½ CV²। नई ऊर्जा W हो जाती ½ C की जगह C रहता और V की जगह पर V²/5 25। तो ये ऊर्जा इसकी तुलना में 1/5 हो जाती। सॉरी, इससे कैपेसिटेंस तो 5 गुना हो जाता, लेकिन पोटेंशियल 1/25 हो जाता, तो ऊर्जा 1/5 हो जाती। तो कैपेसिटेंस 5 गुना होता और जो एनर्जी नई वाली होती वो W/5 हो जाती। इस 25 का आंसर अगर आप चेक करने जाते तो 5C0 और W0/5 आंसर होता हमारा। जी हाँ, 5C0 और W0/5। इसके बाद मामला आ गया था 25 मिनट में 25 सवालों का सिनेरियो बदलना था आपका। 26 नंबर सवाल था, कह रहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 12 है, तो C बराबर था 12 बराबर ε0 A/d। हाँ, ये कोई ऐसी वीडियो नहीं कि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके सवालों ने सॉल्व कर रहे हैं। अब बोला बीच की दूरी दुगनी कर दें, क्षेत्रफल आधा कर दें। भाई टोपा हो क्या? बीच की दूरी दुगनी करना है, क्षेत्रफल आधा करना है। क्षेत्रफल आधा हो गया, दूरी दुगनी हो गई, तो दिखने में लगा है इस वाले का चौथाई हो गया ये, तो इसका चौथाई 3 आना चाहिए। ओरल कैलकुलेट कर लो, और पढ़े लिखे कम हो तो ऐसे कर लो। ये 4 ऊपर चला, 4 3 12। C की वैल्यू 3 होती, C की वैल्यू 3 होती, आंसर होता D। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र में D/2 मोटाई का परावैद्युत भरा गया है, धारिता पूर्व मान की 4/3 हो गई है, और कह रहा है परावैद्युत पट्टी का परिवर्तन। तो सुनो, पहले जब प्योर कैपेसिटर होता है, एयर कैपेसिटर, तो रिलेशन होता है ε0 A/d। नया कैपेसिटेंस पुराने वाले का 4/3 हो गया है, लेकिन परावैद्युत आंशिक रूप से भर दिया गया है, तो D माइनस T, और T की जगह पर बताया है D/2 और प्लस T/K। तो T की जगह D/2 है और K की जगह K। हमें यही K चाहिए, आप इसे भाग दे दीजिए, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इस D को निकालने में कामयाब रहेंगे। संभवतः K की वैल्यू 2 आनी चाहिए।
निकाल लेना, के की वैल्यू 2 ही आएगी, मुझे याद है इसका आंसर, के की वैल्यू 2 आएगी। इसके बाद एक बिल्कुल रद्दी सा सवाल दिया गया था, उसको भी लोगों ने ऐसे अपनी मर्जी से सही गलत कर दिया, कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई नहीं किया। उसने पूछा था एक सर्किट दिया है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ एक बैटरी लगी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है। तो कह रहा है इस बैटरी द्वारा इस कैपेसिटर को दी गई ऊर्जा हाफ CV² के बराबर होगी, हाफ CV² से ज़्यादा होगी, हाफ CV² से कम होगी और 0 होगी। अबे गधो, ये रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज खाएगा ना। अगर सामने लगाया गया है तो ये वोल्टेज कुछ ना कुछ खाएगा, लेकिन अगर ये कह देता ये स्टेडी स्टेट है, क्या है ये? स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट होने की सूरत में ये रेजिस्टेंस कुछ नहीं खाता, पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस आता। तो इसमें 2 प्रश्न होते। स्टेडी स्टेट कहता तो मेरा आंसर हाफ CV² होता, क्योंकि कुछ खाएगा ही नहीं, करंट जाना बंद हो चुकी है, हाफ CV²। लेकिन अगर ये चालू किया गया इमीडिएट का मामला है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ये खाएगा, क्योंकि करंट जैसे इससे जाएगी वोल्टेज खा लेगा। तो वोल्टेज जब इससे V से कम हो जाएगा तो एनर्जी भी हाफ CV² से कम हो जाएगी। सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने स्टेडी स्टेट बोला नहीं है तो हाफ CV² से कम। स्टेडी स्टेट बोलता तो हाफ CV², दोनों ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन ड्यू टू द कंडीशन। इसके बाद इसका 29 नंबर सवाल हमने आपको अभी ताज़ा परसों ही के दिन शायद एक्सरसाइज कराते हुए बताया था, खूब डिटेल डिस्कशन किया था, लेकिन देखो इसमें भी तमाम लोग असफल रह गए। सफल वही हो पाए जिन्होंने हमारी बात पूरी सुनी थी। यहाँ 2 का भरा था, यहाँ 4 का भरा था, और हवा वाला 10 था, हवा वाला 10 था। ε0 A/d जब हवा भरी थी तब 10 था। तो जब 2 वाला भरोगे तो 2 ε0 एरिया आधा d पूरा C1 हो जाता, जो इधर का होता वो C2 हो जाता, 4 हो जाता ε0 एरिया आधा d पूरा। दोनों हमने बताया था उस दिन कि कैपेसिटर तो 2 बन गए दोनों। इस जब ऐसे भरते हो तो पैरेललिटी होती है, ऐसे भरते हो तो सीरीज होता है, तो ये पैरेललिटी वाला था। तो नेट C निकालते तो 4 2 6 ε0 A/2d। A/2d का मान पीछे उधर 10 दे रखा है, 6 × 10/2, 2 पंचे 10, 6 पंचे 30, आंसर होता 30 माइक्रोफेरेड। 29 का आंसर सही होता सी, यानी 30 माइक्रोफेरेड। अब बिल्कुल वही सवाल था, सिमिलर सवाल था। आगे का सवाल, ए और बी के बीच तुल्यधारिता। अब इससे ज़्यादा झंडू बाम सवाल दिया भी नहीं जा सकता था। मैंने इतने सवाल प्रैक्टिस कराए, देने के लिए जब दिया तो एकदम रद्दी सवाल ले आया आपके लिए। 10 जो आपको रटा हुआ होना चाहिए था, शायद सही भी था लोगों का। 10 हमने कहा था अगर व्हीट स्टोन है और ये बैलेंस है तो बीच वाले को उखाड़ के फेंक दो। 10 के साथ 10 की सीरीज 20, 20 के साथ 20 का पैरेलल 10। इसका आंसर होता बिना देखे 10। 30वें सवाल का आंसर होता 10। 30 नंबर सवाल हो गया। इसके बाद 31, 32, 33 ऐसे सीरियल में ऐसे सवाल लगे थे जिनके जवाब आपको ओरल निकाल के दे देने चाहिए थे। सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लगाने की आवश्यकता नहीं थी। 31 नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ यूँ ही बस टाइम पास। सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। मैंने खूब बढ़िया से लगा के सिखाया था। इसका वोल्टेज बताया गया था, कोई वोल्टेज नहीं है। 12, 3, 2 और 20। तो 3 और 2 इक्विवेलेंट पूछा गया। 3 और 2 तो पैरेलल में है, तो 3 2 5 हो गया। अब 12, 20, 5 की पैरेललिटी निकालनी थी, तो सॉरी सीरीज निकालनी थी। तो आप सीरीज वाले फार्मूले को 1/12, 1/5, 1/20, एलसीएम आया 60। 12 पंचे 60, 5 12 हम 60, 20 3 60, 1/c, c इज इक्वल टू 60 बटे 12 3 15 5 20, c 20 3 60। सी का आंसर 3 होता, इक्विवेलेंट आंसर 3 आता। 31 का आंसर बी होता, जो कि मैंने खूब ऐसे ओरल ट्रेन करना सिखाया आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये एक बढ़िया था। 32 नंबर सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन का चक्कर था, हल्का सा लाइट कैलकुलेशन भी था। उसमें एक को अप्रॉक्सीमेट कर देना था। यहाँ था 20, यहाँ था 4 4 के 2 पैरेलल, और लास्ट में आता एक 12। 4 4 20 12 300 ये दिया था। पूछा था 4 माइक्रोफेरेड पर आवेश। जो मेन आवेश होगा वही दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट। मेन आवेश पता करने के लिए, यानी कुल आवेश पता करने के लिए परिपथ की कुल धारिता और कुल वोल्टेज, कुल धारिता निकालने गए तो 4 के साथ 4 की पैरेलल 8 हो गया। 12, 8 और 20 की सीरीज हो गई। निकालो जल्दी से, कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। 1/12, 1/8, 1/20।
कैलकुलेशन करने जा रहे थे तो एलसीएम मिला नहीं कुछ, सीधा 120 मिला। 12 दहा में 120, 8 को इससे डिवाइड किया तो 8, 15 8 120, 20 छक्का 120। कैलकुलेशन निकालने गए तो 120/31। देखो 120/31 को अप्रॉक्सीमेट करोगे तो 4 आ जाएगा। सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 आया तो 4 × 300, 1200 माइक्रोकूलम यहाँ से चार्ज एंट्री किया। 1200 माइक्रोकूलम का ये चार्ज बराबर बराबर दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अगर हमसे कोई कहता है इसमें कितना चार्ज होगा तो हमारा जवाब होता 600 माइक्रोकूलम। और हमसे अगर कोई पूछता वोल्टेज कितना होता तो V = Q/C यानी 150। तो इसका सही जवाब होता 600 और 150। 32 का A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ देखो, अब 31/120 है तो 4 दशमलव कोई मतलब थोड़ी ना है, नहीं तो ज़िंदगी भर उसमें उलझे रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी भी बनाई जाती है क्विकली। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आया, 33 आया। 33 नंबर क्या था भैया? एक ओरल सवाल जो अभी परसों के दिन ही समीर ने हमें भेजा था। परसों के दिन ही मेरा लाइव डिस्कस किया हुआ सवाल था, समीर ने मुझे इसे भेजा था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसे डिस्कस किया था। 3 3 3 2 3 3 2 3 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था। बैटरी से चला चार्ज, चला चार्ज, चला चार्ज, चला चार्ज। ये जो इसमें गया वही इसमें गया। 3 3 3 की सीरीज 1 के साथ 2 का पैरेलल 3 3 3 3 का सीरीज 1 के साथ 2 का पैरेलल 3 3 3 3 का सीरीज 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1। व्हाट इज द आंसर? 1। 33 का आंसर था 1। 33 नंबर क्वेश्चन इज फिनिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। ये सवाल आपके एग्जाम्पल का था, इसका आंसर 32/23 आया था, आपको याद ही होगा। एक बार फाइनली इसको लगा के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ था C, यहाँ था 8, यहाँ थे 2 के 2 ठो पैरेलल, सेम सवाल सेम डेटा के साथ। यहाँ था 1 माइक्रोफेरेड, यहाँ था 6, यहाँ लगा था सीरीज में 12 और ये 1, ये 8, ये 2, ये 2 और यहाँ एक था 4। बोला था इस परिपथ की तुल्यधारिता अगर 1 है तो C का मान बताओ। तो सुनो, 6 के साथ 12 का पैरेलल सीरीज आया था 4, 4 के साथ 4 का पैरेलल आया था 8, 8 के साथ 1 की सीरीज 8/9, 2 के साथ 2 का पैरेलल 4, 4 के साथ 8 का सीरीज कैलकुलेट किया था 8/3, 8/3 8/9 को कैलकुलेट किया था तो 32/9। हाँ, 8/3 के साथ 8/9 की पैरेललिटी सॉल्व करेंगे तो 32/9, 32/9 के साथ C की सीरीज इंटू C अपान 32/9 इंटू C बराबर 1। अब C के लिए हल करना था तो हमने क्या किया, 32 प्लस C था, 32/9 प्लस C। 9 एलसीएम किया, 9 यहाँ से काट दिया, बचा मेरे पास 32C, यहाँ 32 + 9C = 1। ये इधर गया तो 32C बराबर 32 + 9C, 9 इधर आया तो ये 23C बचा बराबर 32, तो C बराबर 32/23। ये तो सेम आंसर था, हमें लगता है आंसर मैच करा देना चाहिए ऐसे सवालों का। 32/23, 32/23। 34 का D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 35 करेक्ट दिखाए गए परिपथ में हमारा मार्कर भी खत्म हो गया और क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। कह दिए गए परिपथ में 4.5 वाले पर विभवांतर। ऐसे ओवरऑल ऐसे सवालों को समय देखते हम तो आज देखे तुम्हें सॉल्व करके दिखाए हैं। हमने कहा था जितना बड़ा पेपर रहा होगा उतना बड़ा ही प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन रहा होगा। 1 मिनट पर 1 क्वेश्चन के हिसाब से आपको 3 घंटे मैंने दिए थे। ये 12 वोल्ट, कोई सवाल मैंने छोड़ा नहीं है। अगर आप देख पा रहे होंगे 9, ये 3 और ये 6 हमसे पूछा यहाँ पर वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज ऐसे निकाल लीजिए 6 3 9, इन दोनों का पैरेलल 9 आ जाएगा। 9 और 4.5 की सीरीज होगी तो ये वोल्टेज दोनों कैपेसिटर में उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में वोल्टेज कैपेसिटर होगा। 4.5 का दुगना है तो वोल्टेज भी दुगने के रेशियो में डिवाइड होगा। 12 के 2 ऐसे हिस्से करो कि एक दूसरे का दुगना हो तो 1 4 1 8। जिसके पास कैपेसिटेंस कम होगा वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 8 वोल्ट होगा, यहाँ पर बचा हुआ 4 वोल्ट होगा। ना निकालना हो तो चार्ज निकाल लो, Q बराबर CV। इफेक्टिव कैपेसिटेंस 9 के साथ 4.5 का सीरीज निकालना, जो आ जाए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, Q निकाल के 4.5 से डिवाइड कर देना। मेरी मानना तो हमारे तरीके से कर लेना। दैट्स ऑल। थे क्वेश्चन नंबर फाइनल आपके पास 35 सवाल और आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे आप अच्छा करेंगे।